नमस्कार दोस्तों, मैं राम पारिजातम चार्टर्ड अकाउंटेंट आपका स्वागत करता हूं इस नई वीडियो में। आपसे पहले सॉरी बोलता हूं कि काफ़ी समय से आपके लिए कुछ नया वीडियो नहीं लेके आया समय की वजह से। आज हम लोग जो स्कीम के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम PMEGP, इसके बारे में बहुत से लोगों ने बहुत ढेर सारे वीडियोज़ बना रखे हैं, बट कहीं पे लोगों के सारे डाउट्स एक साथ क्लियर नहीं हो पा रहे थे। तो मैंने आपको बहुत सरल भाषा में, जैसे कि मैं हमेशा बनाते हुए आता हूँ, उस तरीके से इस वीडियो की प्रेजेंटेशन की हुई है और कोशिश की है कि आपका एक एक डाउट इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाए। शुरू करते हैं ये वीडियो। सबसे शुरू करते हैं PMEGP स्कीम। ये PMEGP कब से शुरू हुई? 2008 से शुरू हुई। 2008 से पहले भी कुछ हुआ करता था, हाँ हुआ करता था। वहाँ पे दो स्कीम्स हुआ करती थी, एक आपकी प्रधानमंत्री रोजगार योजना और एक रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। इन दोनों स्कीम को मर्ज करते हुए ये स्कीम बनाई गई। मतलब वो दोनों स्कीम खत्म की, उसके बाद ये स्कीम बना दी। फिर 15th फाइनेंस कमीशन ने इस स्कीम को अभी 2021-22 से लेके 25-26 के लिए लगातार फिर से अडॉप्ट कर लिया। हालांकि ये स्कीम यूजुअली अडॉप्ट ही होती आ रही है। इसका इस पंचवर्षीय में क्या बजट रखा गया? इसका बजट रखा गया 13,554 करोड़ रुपए। इस स्कीम को इंडिया के अंदर कौन मैनेज कर रहा है, कौन टेक केयर कर रहा है और कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है? तो देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस इस स्कीम के ऊपर पूरा कंट्रोल करती है और इस स्कीम को नेशनल लेवल पे इम्प्लीमेंट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ने एक ही नोडल एजेंसी बनाई हुई है, वो है आपकी KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। KVIC जो है ना, नेशनल लेवल पे नोडल एजेंसी है और जाहिर सी बात है, एक आदमी पूरे पूरे इतने बड़े देश के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएगा। तो उन्होंने स्टेट लेवल के ऊपर स्टेट ऑफिसर्स जो हैं KVIC के, KVIB के जो स्टेट ऑफिसर्स हैं और डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर्स हैं, कॉयर बोर्ड है, बैंक्स है, इन सबको बोला कि आप सारे लोग इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने में हमारी मदद करोगे। ठीक है। जो कॉयर बोर्ड होता है, बहुत से लोगों को नहीं पता कि कॉयर बोर्ड क्या काम करता है। कॉयर बोर्ड के अंदर नारियल का जो आउटर पार्ट होता है, रस्सी, ये जो छिलका होता है ब्राउन वाला, उससे रस्सी, चटाई, बहुत ढेर सारी चीजें बनाई जाती हैं। तो उसके ऊपर जितने भी काम होते हैं वो कॉयर बोर्ड कराता है। इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है? इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव अगर बहुत बेसिक लेवल पे हम डिवाइड करें तो दो ही ऑब्जेक्टिव है। पहला ये कि एक आपको डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट दे देना, और जब हम आपको एम्प्लॉयमेंट देंगे, मतलब जब हम आपको रोजगार प्रोवाइड कराएंगे, तो हम आपसे कहेंगे अपने रोजगार में कुछ लोगों को और रोजगार दे देना। ठीक है। दूसरा क्या है? पलायन। हमारे यहाँ की बहुत बड़ी समस्या रही है हमेशा से कि छोटे जगह से बड़ी जगह पे पलायन होता है, रूरल से अर्बन एरियाज में पलायन हो जाता है। तो उस केस से निपटने के लिए रूरल एरियाज में हम आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके दे देंगे ताकि आपका पलायन वाला जो प्रॉब्लम है उसको रोका जा सके। ठीक है। ये स्कीम का मैंने बेसिक ऑब्जेक्टिव है। इस स्कीम को समझने के लिए मैंने 3 चीजों में डिवाइड किया, जिसमें 2 चीजें आपकी बहुत ज्यादा काम की हैं, वही काम की हैं इस स्कीम में, बाकी सरकार कैसे इंप्लीमेंट करती है उससे अपना क्या। तो सबसे पहला कि स्कीम में बेनिफिट क्या है, एक्चुअल स्कीम क्या है, वो समझना है एक हिस्से में। फिर उस स्कीम को हम एक्सेस कैसे करेंगे, कैसे एप्लीकेशन करेंगे, उसमें गवर्नमेंट का क्या रोल है उस अपनी एप्लीकेशन को कंप्लीट कराने में, और बैंक्स कैसे अपना रोल प्ले करती हैं। मैंने वो सारी बातों को एक साथ लिखा हुआ है। इस स्कीम में हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, किसके ऊपर कितना हमको सब्सिडी मिलेगा, कितना लोन मिलेगा, ये सारी चीजें इस सेक्शन में कवर अप की हुई हैं। इसके अलावा तीसरा सेक्शन है जहाँ पे गवर्नमेंट से रिलेटेड थोड़ी बहुत बातें मैंने कवर अप करने की कोशिश की हुई है कि गवर्नमेंट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं स्कीम में। समझते हैं सबसे पहले हिस्से को समझने के लिए, रादर स्कीम को समझने के लिए हमको ये समझना बहुत जरूरी है कि मार्जिन मनी शब्द क्या होता है, मार्जिन मनी सब्सिडी क्या होती है। मार्जिन मनी सब्सिडी तो आपको इस स्कीम के अंतर्गत मिलेगी, मार्जिन मनी शब्द को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एक एग्जाम्पल के तहत बताते हैं। आप बैंक से लोन लेने जाते हो 10 लाख रुपए का कर्जा किसी एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए। बैंक आपसे बोलता है, सपोज करो गाड़ी लेने जाते हो 50,000 रुपए की मोटरसाइकिल, तो क्या बैंक पूरी मोटरसाइकिल आपको फाइनेंस कर देता है? नहीं करता। वो कहता है ऐसा है, आप 5,000 रुपए डाउन पेमेंट करो, 45,000 रुपए का लोन देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि 100% रिस्क कभी भी बैंकर नहीं लेता है।
तो जो पैसा आपको अपने आप लगाना पड़ता है वो आपका ओन कंट्रीब्यूशन होता है, वही आपकी मार्जिन मनी है। ठीक है, तो कभी कभार जब हम प्रोजेक्ट लेने जाते हैं तो ओन कंट्रीब्यूशन बैंक्स यूजुअली अपना 25-30% तक मांगती हैं, लेकिन चूंकि हम डेवलपिंग कंट्री हैं तो हमारे पास ओन कंट्रीब्यूशन में दिक्कतें रहती हैं उतना ज़्यादा हैवी अमाउंट में अगर हम बड़ा प्रोजेक्ट लगाने की कोशिश करेंगे तो उस केस में पीएमईजीपी ये बोलता है कि आप 5-10% तक मैनेज कर लो, उसके अलावा बाकी का जो होगा वो हम मैनेज कर ले देंगे। तो चूंकि गवर्नमेंट आपको दे रही है इसलिए वो मार्जिन मनी सब्सिडी हो जाती है, आप अपना पैसा देते तो वो मार्जिन मनी रहती। ठीक है, अब समझते हैं कि किस केस में कितनी मार्जिन मनी सब्सिडी मिलती है। आप अगर नई बिजनेस सेटअप करने जा रहे हो और आप जनरल कैटेगरी के हो, ठीक है, अगर आप नई बिजनेस सेटअप करने जा रहे हो और आप जनरल कैटेगरी के हो तो उस केस में आपको जो मार्जिन मनी मिलेगी, ये पहले मैं खींच दूं, नहीं खींच रहा है, चलो छोड़ो। ओके, अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो आपको अपना पैसा 10% लगाना है और 15% आपको अर्बन एरियाज में और 25% आपको रूरल एरियाज में मार्जिन मनी सब्सिडी मिलेगी। हम लोग एमएमएस बोल देते हैं इसको। अगर आप स्पेशल कैटेगरी में हो, स्पेशल कैटेगरी में मैंने वुमेन्स को हाईलाइट किया, क्यों? क्योंकि वुमेन्स चाहे वो जनरल की हों चाहे वो स्पेशल कैटेगरी की हों, उसको वुमेन को अपना 5% कॉन्ट्रीब्यूट करना है और 25% जो है कि अर्बन एरियाज में और 35% रूरल एरियाज में उनको मार्जिन मनी सब्सिडी मिल जाएगी। इसके अलावा आपकी स्क्रीन पे SC ST OBC माइनॉरिटीज, एक स्पेशल कैटेगरी है एक्स सर्विसमैन, मतलब जो लोग आर्म फोर्सेस में पहले काम कर चुके हैं और रिटायर हो चुके हैं उन लोगों को भी इस स्कीम में कवर अप किया जाता है। ट्रांसजेंडर्स जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, नॉर्दर्न ईदर्न स्टेट्स के जो लोग हैं उनको, और नोटिफाइड हिल एरियाज को, इन सब जगह पे 5, 25, 35 वाला हिसाब चलता है। अब ये स्कीम मैंने 2 हिस्से में काम कर दिया, एक नया बिजनेस सेटअप करने के लिए काम करती है और एक ऑलरेडी सेटअप बिजनेस जो कि स्कीम के अंदर, मुद्रा के अंदर आपने सेटअप किया हुआ होगा, उसको अपग्रेड करने के लिए। जाहिर सी बात है बिजनेस करने तो बढ़ेगा, तो जब आपका 3 साल का, पर अब इस स्कीम को लेने के बाद 3 साल बीत जाते हैं तो आप दोबारा से इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हो उससे ऊपर की अमाउंट के लिए। तो वहां पे आपको क्या है कि 10% अपना कंट्रीब्यूशन लगाना है और 15% आपको मार्जिन मनी सब्सिडी मिल जाएगी। हाँ, अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के ऊपर काम कर रहे हो या नोटिफाइड हिल एरियाज में हो तो आपको ये 15% की जगह 20% हो जाएगी। फाइन, ओके। अब समझते हैं इस स्कीम में मैक्सिमम कितना कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट हो सकता है, कितने रुपए तक का प्रोजेक्ट आप स्कीम में लगा सकते हैं। तो अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हैं तो स्कीम में आप 50 लाख तक का प्रोजेक्ट लगा सकते हैं। अगर आप बिजनेस सर्विस सेक्टर में हैं तो स्कीम में आप 20 लाख रुपए तक का प्रोजेक्ट लगा सकते हैं। यहीं पे ही लोगों के बीच में एक सवाल आता है कि जी हमको रिटेल की दुकान खोलनी है, क्या हम ट्रेडिंग सेक्टर में इस स्कीम में फायदा ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। आपके ये सारे बड़े डाउट्स धीमे धीमे इस वीडियो में हर जगह पे क्लियर होते चले जाएंगे। अगर आप इसी अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को अपग्रेड करना चाहते हैं और फिर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हैं तो आप 1 करोड़ तक का धंधा लगा सकते हो, और अगर आप बिजनेस या सर्विस सेक्टर में हो तो 25 लाख रुपए तक का धंधा लगा सकते हो। फाइन, अब समझते हैं मार्जिन मनी सब्सिडी। सपोज करते हैं मार्जिन मनी सब्सिडी कितने साल बाद आपको मिलती है, ये भी धीमे धीमे हम आपको बताएंगे। 3 साल के बाद, वैसे तो बता देते हैं 3 साल लॉक इन पीरियड रहता है, इसके बाद में आप उसको एक्सेस कर पाते हो। ठीक है, 3 साल तक कैसे क्या होल्ड होती है वो आपको इस वीडियो में आगे पता चलती रहेगी। यहीं पे सवाल उठता है कि मान लीजिए कि हमारा प्रोजेक्ट 50 लाख रुपए की जगह 60 लाख रुपए का हो गया, तो क्या 60 लाख रुपए के ऊपर मार्जिन मनी सब्सिडी मिलेगी ना। मार्जिन मनी सब्सिडी कैलकुलेट करने के लिए अपर लिमिट 50 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए, 25 लाख रुपए फिक्स है। इसके ऊपर अगर प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग होती है तो बैंक अपना समझे, बैंक अपना रेट लगाए, बैंक को उसके ऊपर कोई सब्सिडी या पार्टी को उसके ऊपर कोई सब्सिडी बेनिफिट्स पास ऑन नहीं करेगी, ना बैंक को कोई गारंटीज वगैरह मिलेंगी। ठीक है, तो ये बात हो गई। लेकिन क्या बैंक ये बोल सकती है कि हम 60 लाख का प्रोजेक्ट नहीं करेंगे? ऐसा नहीं है, स्कीम में बहुत साफ क्लियर लिखा हुआ है, प्रोजेक्ट वाइबल हो आप करो, 60 लाख रुपए का है 60 लाख का करो, 50 लाख पीएमईजीपी में कवर रहेगा, 10 लाख पीएमईजीपी में कवर नहीं रहेगा, दैट्स इट। ओके, स्कीम को कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? क्या कोई पार्टनरशिप फॉर्म कर सकती है? बिल्कुल नहीं कर सकती। कंपनी कर सकती है? नहीं कर सकती। LLP कर सकती है? नहीं कर सकती। तो कौन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ एक इंडिविजुअल।
इंडिविजुअल आदमी इस स्कीम में पार्टिसिपेट कर सकता है जिसकी उम्र 18 साल से अधिक हो वो। क्या इस स्कीम में पार्टिसिपेट करने के लिए इंसान का अमीर गरीब होना जरूरी है? कुछ नहीं, आपकी इनकम जो हो हमारे को उससे कोई मतलब नहीं। आप चाहे बीपीएल कार्ड में हो चाहे आप एपीएल धारक हो, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं। ठीक है, आप आराम से पार्टिसिपेट करो, बस आप इंडिविजुअल हो। क्या इस स्कीम में कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत है? नहीं। अगर आप 10 लाख रुपए तक का मैन्युफैक्चरिंग का प्रोजेक्ट लगाते हो या 5 लाख रुपए तक का लगाते हो तो आप ना भी पढ़े लिखे हो कोई बात नहीं, लेकिन 10 लाख से ऊपर 5 लाख से ऊपर की रेंज में जाओगे तो 8वीं पास कर लेना, उतना बहुत जरूरी है। फिर क्या इस स्कीम में कोई भी प्रोजेक्ट सैंक्शन हो जाएगा? ये तो बेकार की बात है। सिर्फ वायबल प्रोजेक्ट्स ही जो चलने लायक होंगे, जिससे बिजनेस इनकम, जो बिजनेस मॉडल जिनका अच्छा होगा वही सैंक्शन होंगे। क्या इस स्कीम को सिर्फ एक बार ही लिया जा सकता है? अगर आपका कोई प्रोजेक्ट जो ऑलरेडी पीएमईजीपी में पीएमआरबी पर कहीं सैंक्शन हो चुका है तो वो स्कीम में आप उस प्रोजेक्ट के लिए आप दोबारा से स्कीम को स्टार्ट करने के लिए नहीं ले सकते हो, आपको नया प्रोजेक्ट ही क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे एक चीज आती है, जो प्रोजेक्ट होता है अब यहाँ पे आप समझिएगा। सपोज करिए आपने गाड़ी चलाने का धंधा शुरू किया, गाड़ी चलाने के लिए एक दिन गाड़ी खरीद के लाओगे, फिर पेट्रोल, डेली का पेट्रोल का पैसा चाहिए होगा, तो जो डेली का खर्चा होता है उसको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, और जो एक फिक्स अमाउंट चाहिए होता है उसको हम लोग फिक्स एसेट्स बोल देते हैं। तो जो परमानेंट नेचर की एसेट्स हैं वो होना कंपलसरी है, क्योंकि उसके ऊपर एक टर्म लोन बनता है। टर्म लोन का मतलब ईएमआई वाला लोन बनता है। ठीक है, जो वर्किंग कैपिटल है उसके ऊपर केवल ब्याज बनता है। आपको पूरा पैसा जब वापस कर दोगे तो ब्याज नहीं लगेगा, जितने दिन इस्तेमाल करोगे उतने दिन का ब्याज लगेगा। उसको कैश क्रेडिट लिमिट भी बोलते हैं, उसको वर्किंग कैपिटल लिमिट्स बोलते हैं। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें टर्म लोन नहीं है तो वो पीएमईजीपी में नहीं आएगा। इसका मतलब आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर करना कंपलसरी होता है। ठीक है, आपके पास में एक वैलिड आधार होना चाहिए और बस आपका काम बन गया। अच्छा, अब आप ऊपर एक सवाल के ऊपर आते हैं कि क्या मैं रिटेल का बिजनेस इस काम में कर सकता हूँ? क्या मैं बिजनेस सेक्टर में ट्रेडिंग वाला जो धंधा है वो कर सकता हूँ? तो देखिए, कुछ एक एरियाज हैं जहाँ पे आपको विदाउट एनी कंडीशन छोड़ दिया गया कि आप आराम से काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ एक मेजर कंडीशन होगी नीचे, वो मैं आपको बता दूंगा, और वो मेजर कंडीशन इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड है, आपसे रिलेटेड नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आप एनईआर में, एलडब्ल्यूई में, अंडमान निकोबार आइसलैंड्स में के डिस्ट्रिक्ट्स में कोई भी काम करते हो जो कि इससे रिलेट कर रहा हो, किससे, ट्रेडिंग से रिलेट कर रहा हो, तो आपका जो 25 लाख 20 लाख रुपए वाला लिमिट है वो लग जाएगा, और आप आराम से उसमें काम करो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आप उन स्टेट्स के अलावा कहीं और काम करोगे तो कुछ कंडीशंस हैं। विदाउट एनी कंडीशन से गलत लिखा है मैंने, ये विद कंडीशन है। ठीक है, तो क्या कंडीशन है? कहते हैं कि आप सिर्फ वही बेच पाओगे जो कि केवीआईसी से आपने खरीदा हो, या फिर ऐसी यूनिट से खरीदा हो जो पीएमईजीपी के अंदर सेटअप की गई हो, या फिर ऐसी यूनिट से खरीद रहे हो जो कि स्फूर्ति का क्लस्टर हो। स्फूर्ति क्या है? मेरा दूसरा वीडियो स्फूर्ति योजना के ऊपर प्रॉपर है, 90% तक के उधर भी ग्रांट होती है, उसके जो क्लस्टर्स होते हैं, अगर आप उनसे कोई सामान खरीद रहे हो, 3 जगह से, केवीआईसी, पीएमईजीपी और स्फूर्ति वालों से कोई सामान खरीद रहे हो, उनके लिए खरीदने बेचने का काम कर रहे हो, उनके लिए मतलब उनके सामान को खरीदने बेचने का काम कर रहे हो, पब्लिक को बेचते हो, उनसे खरीदते हो, तो आप विदाउट एनी प्रॉब्लम, रादर यही एक कंडीशन है, आप पूरे भारत में कहीं पे भी काम कर सकते हैं। इसके अलावा और आप क्या कर सकते हैं? अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो ऑलरेडी, और मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होने के साथ साथ आप एक रिटेल सेगमेंट में भी जाना चाहते हो, तो आप आराम से काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें आपको मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट कितनी अलाउड है जी? 20 लाख रुपए। इसके अलावा 20 लाख रुपए से ज्यादा आप जाओगे तो बैंकर का डिस्क्रिप्शन है। पीएमईजीपी का जो बेनिफिट है वो 20 लाख तक का ही मिलेगा। जो मैंने आपको ऊपर कंडीशंस बताई A, B, C, इन कंडीशंस में एक चीज बहुत ध्यान से रखी गई है कि मान के चलिए किसी स्टेट का बजट 100 करोड़ रुपए है, तो सिर्फ उसका 10%, 10 करोड़ रुपए ही हम आपको ये रिटेल बिजनेस सेक्टर में दे पाएंगे, इससे ज्यादा नहीं। तो 10 करोड़ तक के जो बिजनेस होंगे, फिर जाहिर सी बात है जो फीफो मेथड पे पहले आएगा पहले पाएगा। हालांकि पूरी स्कीम भी फीफो मेथड पे चल रही है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपके लिए कोई बजट सिक्योर करके रखा है किसी विशेष पक्ष, किसी भी विशेष व्यक्ति के लिए कुछ सिक्योर करके रखा गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। कुछ लोग सवाल पूछते हैं कि क्या हम लोग ट्रांसपोर्ट सेक्टर का काम इस बिजनेस में इस स्कीम के तहत कर सकते हैं? कहने का मतलब ये हुआ कि क्या हम लोग ट्रैक्टर, ट्रॉली या वैन वगैरह खरीद सकते हैं?
तो देखिए, आप ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जो पब्लिक पैसेंजर्स के लिए होते हैं, वो चाहे आपके टूरिस्ट वाले हों या जनरल पब्लिक के जनरल पब्लिक को ट्रांसपोर्ट करने का काम हो, वो आप कर सकते हो। लेकिन भाड़े का काम जो कि माल से रिलेटेड है वो आप नहीं कर सकते हो स्कीम के अंतर्गत। मतलब आप वैन खरीद सकते हो, कैब खरीद सकते हो, बोट खरीद सकते हो, मोटर बोट खरीद सकते हो, शिकारा खरीद सकते हो, लेकिन ट्रक नहीं खरीद सकते हो, छोटा हाथी नहीं खरीद सकते हो। ठीक है, बाकी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इस स्कीम में। 10% वाली लिमिट यहाँ पे भी लगेगी। ठीक है, अच्छा, जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर की जो स्कीम है, जो ये 10% वाली जो एक कंडीशन है, वो स्पेशल स्टेट्स जो भी मैं आपको पढ़ के बताने वाला हूँ, यूजली वो टूरिस्ट वाले स्टेट्स हैं, वहाँ पे ऐसा नहीं लगता। वहाँ पे क्यों नहीं लगता? क्योंकि वहाँ पे उनकी मेजर रोजी रोटी यही है और अक्सर ज़्यादातर लोग वही काम करते हैं। ठीक है, तो NER, हिली एरियाज, LWE, अंडमान निकोबार, गोवा, पुडुचेरी, दमन दीव, दादर नगर हवेली, JNK, लक्षद्वीप, इन सब जगह पे वो वाली जो स्कीम 10% वाली जो सीलिंग है वो नहीं लगती। इस स्कीम का बेनिफिट फैमिली में कितने लोग ले सकते हैं? देखिए, फैमिली की जो इन्होंने डेफिनेशन दी है, वो डेफिनेशन इन्होंने दी, फैमिली इंक्लूड्स सेल्फ एंड स्पाउस। ठीक है, इसका मतलब क्या, आपके अगर फादर ने ली तो क्या चाइल्ड भी ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है, क्योंकि हस्बैंड वाइफ में कोई एक आदमी ही ले पाएगा। ठीक है, ओनली लिखा है कि ओनली वन पर्सन फ्रॉम वन फैमिली इज एलिजिबल फॉर ऑब्टेनिंग द फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर सेटिंग अप द बिजनेस, लेकिन फैमिली इंक्लूड सेल्फ एंड स्पाउस। ठीक है, हस्बैंड वाइफ में कोई एक, तो बच्चा ले सकता है। ठीक है जी, बच्चा ले सकता है। क्या इस स्कीम को लेने के लिए कोई ट्रेनिंग की भी रिक्वायरमेंट होती है? जी हाँ, एक EDP नाम की ट्रेनिंग है, एज उसको ESDP के नाम से भी जानते हैं, SDP के नाम से भी जानते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग के नाम से भी जानते हैं। तो वो ट्रेनिंग कंपलसरी है। लेकिन ट्रेनिंग कैसे कंपलसरी है? मान लीजिए अगर 2 लाख रुपए तक का प्रोजेक्ट है तो कोई ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगर 5 लाख रुपए तक का प्रोजेक्ट है, 2 लाख से अधिक 5 लाख रुपए तक का प्रोजेक्ट है, तो 5 दिन की ट्रेनिंग कर लो। 5 लाख रुपए से ऊपर का प्रोजेक्ट है तो 10 दिन की ट्रेनिंग कर लो। ठीक है, तो ये ऐसा करके प्रोविजन है। क्या गवर्नमेंट के जो सेंटर्स हैं जो ट्रेनिंग कराते हैं, ट्रेनिंग कराने के लिए क्या आपसे कोई पैसा चार्ज करेंगे? हाँ, एक स्टैंडर्ड फीस बनाई गई है ट्रेनिंग कराने के लिए। ओके, वो स्टैंडर्ड फीस क्या है? अगर आप 5 दिन वाली ट्रेनिंग करते हो तो 1500 प्लस GST, और अगर आप 60 घंटे वाली ट्रेनिंग करते हो, मतलब 10 दिन वाली ट्रेनिंग करते हो, तो 3000 रुपये प्लस GST आपकी फीस है। मैंने आपको कुछ देर पहले बताया वर्किंग कैपिटल टर्म लोन होना कंपलसरी है। अब कोई एक आदमी आया, बोलता है 10 लाख का प्रोजेक्ट है, जिसमें जो है कि 10 रुपए का टर्म लोन कर दो, बाकी का 9,99,990 रुपए का वर्किंग कैपिटल कर दो। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। वर्किंग कैपिटल की अपर लिमिट फिक्स कर रखी है, मतलब इतना पैसा सिर्फ ही वर्किंग कैपिटल में मिल सकता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का 40%, और जो सर्विस सेक्टर, ट्रेडिंग सेक्टर है, उसमें टोटल प्रोजेक्ट का 60%। उससे अधिक आपको वर्किंग कैपिटल नहीं मिल सकती है। ओके, फिर हमको क्या करना पड़ेगा, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉर्मल रहते हैं, 3 से 7 साल तक का आपका रिपेमेंट पीरियड रहता है। यहाँ पे क्या कोई कमिटमेंट है आपको एम्प्लॉयमेंट करने का? चूंकि नाम अपने आप में ही वैसा है, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम, तो आपसे कमिटमेंट तो लेंगे। तो बोलते हैं कि आपका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इंक्लूडिंग मशीनरी एंड फर्नीचर्स, इसको जोड़ लेना, इसको 3 लाख से भाग कर देना। ये जो नंबर आएगा वो 3 से कम नहीं होना चाहिए, वो कम से कम 3 वाला होना चाहिए, एटलीस्ट होना चाहिए। ये मोर देन इक्वल्स टू है, ये गलत लगा हुआ है, तो कम से कम 3 होना चाहिए इसका टोटल। मान के चलिए 10 लाख रुपए है, 10 लाख रुपए को आपने क्या किया, 3 लाख से डिवाइड किया, तो क्या हो गया, 3,33,000 आ गया। ठीक है, सॉरी 3.33 आ गया। इसका मतलब आपको मिनिमम 4 राउंड ऑफ करके मिनिमम 4 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना कंपलसरी है। अगर आप 3 लोगों को देंगे, 2 लोगों को देंगे, तो आपको स्कीम में बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो ये जो डिवीजन करने की जो अमाउंट है, अंडमान निकोबार आइसलैंड के केस में, लक्षद्वीप के केस में 3 लाख से बढ़ के 4.5 लाख हो जाती है। वहाँ पे लोग थोड़े कम हैं, तो इसलिए उन्होंने बोला कि अब आप एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा क्रिएट कराने के लिए लोग भी तो होने चाहिए ना, तो इस वजह से उसका जो डिवीजन फैक्टर है वो 4.5 लाख रुपए है। जब आपकी यूनिट यहाँ सैंक्शन हो जाती है तो आपको अपनी यूनिट के बाहर लिखना पड़ा है हमारी यूनिट का नाम। ये एक छोटा सा बैनर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, फाइनेंस्ड बाय दिस बैंक अंडर प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ओके,
अब क्या करते हैं, हमें देखना है एमएमएस कैसे हैंडल की जाती है। देखिए, जब आपने प्रोजेक्ट किया, प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ, पहले ही डिसबर्समेंट के टाइम पे जो आपकी बैंक है उसको एमएमएस आ जाता है और वो एमएमएस को एक टर्म डिपॉजिट रिसीट के फॉर्मेट में रख देता है। टर्म डिपॉजिट रिसीट यूजुअली एफडी के फॉर्मेट में रखते हैं। तो क्या सवाल उठता है, उसके ऊपर आपको कोई ब्याज मिलने वाला है? ना ना जी, आपको कोई ब्याज नहीं मिलने वाला है। तो क्या उतनी अमाउंट के ऊपर आपको कोई ब्याज देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, सॉरी बैंक को? सपोज करिए 10 लाख रुपए का प्रोजेक्ट था, 3.5 लाख रुपए की एमएमएस आई, तो क्या आपको 10 लाख पे ब्याज देना पड़ेगा या फिर 3.5 लाख हटाने के बाद 6.5 लाख पे ब्याज देना पड़ेगा? तो ना तो आपको 3.5 लाख रुपए पे बैंक को ब्याज देना है, ना ही बैंक आपको 3.5 लाख रुपए पे ब्याज देगी, ऐसा इस स्कीम में लिखा हुआ है। 3 साल जैसे ही आपके एक्टिव कंप्लीट होते हैं, खूबसूरत 3 साल गुजरने के बाद आपका ये 3.5 लाख रुपए आपके आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट से घटा दिया जाता है। इसका मतलब डे 1 आपका जो लोन है वो कितने का रहेगा? वो यूजली जो भी, जैसे मान लीजिए 10 लाख का एग्जाम्पल लिया, 10 लाख का लोन है तो 10 ही लाख का आपका रहेगा। 3 साल खत्म होने के बाद जो आपका टीडीआर पड़ा हुआ है 3.5 लाख रुपए, वो उससे घटा दिया जाएगा, जो भी आपकी आउटस्टैंडिंग होगी 3 साल के बाद। आपको पेपर्स क्या क्या चाहिए होते हैं? पेपर्स स्कीम के अंतर्गत तो नॉर्मली लिखा है फोटो, आपकी क्वालिफिकेशन, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ऐसा, लेकिन इसके अलावा भी पेपर्स चाहिए होते हैं। जैसे क्या पेपर्स चाहिए होते हैं? आपको एक आपका पैन कार्ड चाहिए होता है, आपको उद्यम आधार चाहिए होता है, आपको जीएसटी चाहिए होता है, अगर आपकी जो लैंड ओन्ड है तो लैंड के पेपर चाहिए होते हैं, अगर वो आपकी जब लैंड जो है वो व्हाट वी कॉल लीज पे है, ठीक है जी, अगर वो लीज पे है तो लीज के पेपर चाहिए होते हैं, क्वालिफिकेशन वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको चाहिए होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। क्या आपको कोई भी प्रोजेक्ट स्कीम में मना किया गया है? आप मुंह उठा के कोई भी काम कर सकते हो? तो आपको मना किया गया है, एक नेगेटिव लिस्ट है जिसके तहत आप कुछ काम नहीं कर सकते हो। मीट का काम, जो स्लॉटरिंग वाला काम होता है, जहाँ पे काटने का काम करते हैं, वो काम नहीं कर सकते हो आप बीड़ी, सिगरेट, पान, सिगार, इन सब के काम नहीं कर सकते हो। वो सारे के सारे होटल या ढाबा जिसमें लिकर सर्व की जाती है, दारू सर्व की जाती है, आप वो वाले काम स्कीम के अंदर फायदा लेके नहीं कर सकते हो। लेकिन हाँ, ऐसा रेस्टोरेंट या होटल या ढाबा जो भी हो जिसमें कि दारू नहीं प्रोवाइड की जाती है लेकिन नॉनवेज प्रोवाइड किया जाता है, देखिएगा, नॉनवेज कर सकते हो लेकिन आप काट के स्लॉटरिंग वाला काम स्कीम के अंतर्गत नहीं कर सकते हो, ठीक है? ऐसा कोई भी काम जो कि लोकल गवर्नमेंट ने सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर से मना कर रखा हो, वो आप स्कीम में नहीं कर सकते हो। आप पॉलिथीन बनाने का काम इस स्कीम के अंतर्गत नहीं कर सकते हो, ठीक है जी? आप चाय, कॉफी, रबड़, सेरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री स्कीम में नहीं अलाउड है। किस लिए? कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स के लिए या प्लांटेशन के लिए। लेकिन स्कीम में अलाउड होगा उनके एक्सटेंशन का काम, ठीक है? अगर ये तरीके के बिजनेस आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, कौन से? वही जो अभी मैंने मना किए। कौन से वाले मना किए? चाय, कॉफी, रबड़, एनिमल हस्बेंड्री। तो इस वाले से रिलेटेड अगर काम आपके पास ऑलरेडी है तो ऑफ फार्म लिंक्ड जितने भी प्रोग्राम होंगे जो कि उनकी फार्मिंग से रिलेट नहीं करते होंगे, वो वाले काम इसमें अलाउड होंगे। डेयरी में आप गाय का दूध का काम इसमें कर सकते हो, लेकिन शीप के, गोट के, कैमल के, बफेलोज के, हॉर्सेस के, डंकीज के, इसका काम आप स्कीम में नहीं कर सकते हो। पोल्ट्री का काम आप स्कीम में कर सकते हो जब आप उनके अंडे और उनके मीट इंक्लूडिंग चिकन, तुर्कीज, ये सारी चीजें आप बेचने का काम करो, ठीक है? एक्वाकल्चर का आप काम कर सकते हो, इंसेक्ट्स का काम कर सकते हो स्कीम में। अच्छा, जो पिगरी होता है वो ऊपर यूजली हमने मना किया एनिमल हस्बेंड्री के अंदर, लेकिन एनईआर वाला जो एरिया है, नॉर्दर्न ईस्टर्न एरिया है, वहां पे चूंकि लाइवलीहुड के लिए बहुत कम साधन है तो पिगरीज को अलाउ किया गया है। करना क्या होगा इस स्कीम को एक्सेस करने के लिए? एक आपको kviconline.gov.in के ऊपर जाना होगा। वहां पे आपको एक बटन मिलेगा एप्लीकेशन फॉर न्यू यूनिट्स नाम का। वहां बेसिक फॉर्म भरेंगे आधार डिटेल्स के साथ में।
आधार OTP वेरीफाई करेंगे, आपके पास एक यूज़र ID पासवर्ड आ जाएगा। उसके बाद आप डिटेल्ड फॉर्म में एंट्री करेंगे। फॉर्म में एंट्री करने के बाद में आपका एक स्कोर कार्ड जनरेट होगा। अगर 10 लाख रुपए तक का प्रोजेक्ट है और आपका स्कोर 50 आ जाता है तो आप आगे बढ़ जाएंगे, वहीं से आप अदरवाइज आप वहीं से आउट हो जाएंगे। अगर आपका प्रोजेक्ट 10 लाख रुपए से एबव का है तो आपको कम से कम 60 नंबर स्कोर करने हैं उसमें। जब ये सब कुछ हो जाता है, फाइनल सबमिशन हो जाता है, तो आपको एक यूनिक एप्लीकेशन ID मिलती है जिसके माध्यम से आप अपनी ID को ट्रैक कर सकते हैं और ये ID इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी को डिजिटली फॉरवर्ड कर दी जाती है। ठीक है, 5 दिन के अंदर अपना जवाब देना पड़ता है किसको, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी को, कि क्या वो रिजेक्ट कर रहे हैं या अप्रूव कर रहे हैं। अगर वो रिजेक्ट कर रहे हैं तो उनको अपने रिजेक्शन का कारण भी देना पड़ता है। अगर इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी आपके स्कोर कार्ड से, आपके प्रोजेक्ट से सेटिस्फाइड होती है तो वो ऑलरेडी आपके जो आपका सिलेक्टेड बैंकर है, आपको एप्लीकेशन के टाइम पे सिलेक्ट करना होता है, उसको ट्रांसफ़र कर देती है आपकी पूरी फाइल। ट्रांसफ़र करने के बाद बैंकर अपना डिसीजन लेता है। चूँकि ये सरकारी स्कीम है, सब्सिडी बेस्ड स्कीम है, लोगों को हैरेसमेंट हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पे भी लोग लिखा गया है कि इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी को 3 सप्ताह से अधिक का समय नहीं दिया गया है कि अगर वो एक्सेप्ट करे तो 3 सप्ताह से ज़्यादा समय ले बैंकर को ट्रांसफ़र करने में। अगर बैंकर आपका बहुत समय लेता है तो आप बैंकर की भी कंप्लेंट कर सकते हो। किसके पास कर सकते हो, ग्रीवियंस सेल के पास कर सकते हो। अगर आपका अधिकारी जो आपका नोडल एजेंसी है वो नहीं दे कर आपको ट्रांसफ़र करता है तो भी आप ग्रीवियंस सेल में कर सकते हो। वहाँ करने के बाद 48 घंटे के अंदर आपको वहाँ से कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस मिलने शुरू हो जाते हैं। बैंक के पास अगर ये पहुँच जाता है तो बैंक अपना अप्रेजल करता है, इजी तरीके से करता है, एक ड्यू टाइम के अंतर्गत करता है। उसके बाद आपको जो सैंक्शन होता है वो अप्लीकेंट को भेज दिया जाता है ईमेल हार्ड कॉपी के द्वारा। साथ साथ KVIC या जो आपकी नोडल इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है उसको भी भेज दिया जाता है। 30 दिन के अंदर जो है कि आपकी डिस्ट्रिक्ट एजेंसी के पास मिल जाता है। सैंक्शन लेटर फॉरवर्ड होने के बाद आप ट्रेनिंग के लिए जा सकते हैं। इजीनेस के लिए बोल दिया गया कि ड्यूरिंग द सैंक्शन प्रोसेस भी आप PDP ट्रेनिंग के लिए जा सकते हैं, कोई आवश्यकता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है, ठीक है, आपको बता दिया, आपके पास एक सर्टिफिकेट मिल जाता है। और अगर मान लीजिए, मैंने पहले भी बोला कि आपका बैंकर आपको परेशान कर रहा है, डिले कर रहा है, तो आप उसकी भी शिकायत कर सकते हो ग्रीवियंस सेल के पास में। वो बैंकर्स की एक रिव्यू कमेटी है, वहाँ पे जाके कंप्लेंट जाती है और वो काम कर सकते हैं। तो मान के चलिए अगर आप 2-3 महीने के बीच का टाइम लेके चलते हैं तो गिरी से गिरी हालत में PMEGP आपका अप्रूव्ड हो जाएगा। ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी कि कोई आपसे अनऑफिशियली कोई भी डिमांड्स करे और आपको जब तक उसको कंप्लीट ना करो आपका PMEGP कंप्लीट नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जैसे ही आपका सैंक्शन आ जाता है, सैंक्शन आने के बाद आपको अपना फोटो, आपको अपना आधार कार्ड, आपको अपना EDP सर्टिफिकेट, ये 3 चीज़ें किसको देनी पड़ती हैं, बैंकर को देनी पड़ती हैं, 30 दिन के अंदर देनी पड़ती हैं। ठीक है, कहाँ से 30 दिन, आपको जिस दिन कम्युनिकेशन रिसीव हुआ था, किस चीज़ का, सैंक्शन का कम्युनिकेशन जिस दिन रिसीव हुआ था, जब आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बैंकर देता है तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देने के बाद वो एप्लीकेशन करता है, मतलब कहाँ MMS रिलीज करने के लिए एप्लीकेशन करता है। इंस्टॉलमेंट देने से पहले नहीं, पहले आपको रिलीज करेगा पैसा, फंड आपको डिसबर्स करेगा, उसके बाद ही एप्लीकेशन करेगा MMS रिलीज करने के लिए। जब वो एप्लीकेशन करता है तो एप्लीकेशन के साथ साथ EDP ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है, उसको सर्टिफिकेट चाहिए होता है, आपने अपना ओन कंट्रीब्यूशन वाला पैसा जमा कर दिया था, वो उसके खाते में उसकी रिसीप्ट चाहिए होती है, और जो उसकी एक्नॉलेजमेंट होती है पहली वाली इंस्टॉलमेंट रिलीज करने की, वो ये सारी चीज़ें उनको भेजनी पड़ती हैं। KVIC वेरीफाई करता है, अगर सब कुछ सही पाता है तो 3 दिन के अंदर उनको बोलता है जी आपका क्लेम सेटल कर दिया जाएगा, और वो अपने नोडल बैंक को फॉरवर्ड करता है। नोडल बैंक के पास जैसे, और अगर वो उसमें कोई डेफिशिएंसीज आती हैं, कुछ कमी होती हैं, तो बैंकर के पास वापस से वो उसको सही कराने के लिए भेज देता है। बैंकर जैसे ही भेजा, 3 दिन के अंदर नोडल एजेंट KVIC ने अपने नोडल बैंक को फॉरवर्ड कर दिया। नोडल बैंक को जैसे ही ये मिलता है, नोडल बैंक को मिलने के बाद वो तुरंत के तुरंत उनके पैसे 24 घंटे के अंदर रिलीज कर देते हैं। जैसे ही पैसे बैंक के पास पहुंचते हैं, कौन से पैसे, MMS वाले पैसे बैंक के पास पहुंचते हैं, तो MMS वाले पैसे पहुंचने के लिए पहुंचने के बाद 24 घंटे के अंदर उनको TDR बनाना पड़ता है।
टीडीआर बनाने का मतलब एक टर्म डिपॉजिट रिसीव एफडी के फॉर्मेट में, जो कि किसके फेवर में रहती है, बेनिफिशियरी के नाम से रहती है। उसके ऊपर, उस अमाउंट के ऊपर, मैंने आपको बताया पहले भी, ना तो उतने अमाउंट के लोन के ऊपर बैंक आपसे कोई ब्याज चार्ज करेगी, ना ही टीडीआर अमाउंट के ऊपर आपको बैंक कोई भी ब्याज देगी। एक आपसे डिक्लेरेशन ले लिया जाता है कि इससे पहले बता दें कि अगर मान लीजिए कि बैंक का कोई एडवांस जो कि बैंक ने आपको फंड किया वो खराब हो गया, बैड हो गया, तो उस केस में जो ये एमएमएस पड़ा हुआ है, ये एमएमएस सरकार के पास वापस चला जाता है, केवीआईसी के पास वापस चला जाता है, बैंकर को भेजना पड़ता है। उसके लिए आपसे एक डिक्लेरेशन भी ले ली जाती है कि हाँ हम वापस कर देंगे, ठीक है। और साथ में जो भी आपके बिजनेस से जो भी चीजें रिकवरी हुई उनको बेचने के बाद जो पैसा मिला उससे बैंकर अपनी भरपाई कर लेता है। ये जो सब्सिडी है ये वन टाइम असिस्टेंस है। मान लीजिए आप एक अपना धंधा बहुत अच्छा चला रहे हो, सब कुछ अच्छा चल रहा है, बैंकर आपको कुछ और टॉपअप लोन्स दे रहा है, ठीक है, तो टॉपअप लोन्स के केस में टॉपअप्स के ऊपर कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी। ये एक वन टाइम सब्सिडी है और उसी अमाउंट के ऊपर मिलेगी, अनलेस कि वो अपग्रेडेशन का लोन हो। बैंक आपसे एक अंडरटेकिंग ले सकता है कि इन द इवेंट ऑफ ऑब्जेक्शन, अगर कोई भी रिकॉर्डेड कम्युनिकेशन कहाँ से मिलता है, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के पास से मिलता है, तो आपका जो एमएमएस है वो उनको वापस किया जा सकता है 3 साल के, इवन 3 साल के बाद में भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या होता है, क्या कोई विजिट्स वगैरह भी हो सकती हैं, वो हम अभी आपको बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है पीएमजी, ये रीपेमेंट वगैरह वाली बात इसको छोड़ दीजिए। अब एक डिस्ट्रिक्ट लेवल मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाती है, ये आपकी स्क्रीन पे इसके सारे मेंबर्स आ रहे हैं। तो ये सब लोकल लेवल पे रीच में होते हैं आपके पास में, क्योंकि आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये सारे लोग अवेलेबल होते हैं। इनसे मिलकर आप बात कर सकते हो अपनी स्कीम के लिए, पीएमजीपी यूनिट्स के लिए। गवर्नमेंट के ऊपर एक और जिम्मेदारी है कि वो पीएमजीपी यूनिट्स जो भी सेटअप हो रही हैं उनकी 100% फिजिकल वेरिफिकेशन करे, जियो टैगिंग करे। अब जाहिर सी बात है, आज पैसा रिलीज हुआ, कल की डेट पे तो इंडस्ट्री सेटअप नहीं होने वाली ना, तो गवर्नमेंट ने बोल रखा है कि भाई समय दो। आप 2 साल से 3 साल के अंतर, 2 साल से कम 6 महीने बाद ही आप जाओगे, और जियो टैगिंग करने के जो टाइम है आपका 2 साल से 3 साल के अंतर आपका टाइम लोगे। तो लिखा है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द यूनिट शैल बी कंसिडर्ड आफ्टर 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द रिलीज ऑफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। ये हमेशा मानेंगे कि जब हमने पैसा दिया उससे 6 महीने बाद ही आपने इस अपनी यूनिट को सेटअप कर पाया है, तो यूजली आप 6 महीने का मोरेटोरियम मान सकते हो, ठीक है। फिजिकल वेरिफिकेशन प्रोसेस जो स्टार्ट होगी वो 2 साल के बाद और 3 साल खत्म होने से पहले होगी। जैसे ही वो वेरिफिकेशन कंप्लीट होती है, जियो टैगिंग कंप्लीट होती है, तो आपको जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वो आपके बैंकर को एक मार्जिन मनी एडजस्टमेंट करने के लिए एक लेटर इशू करेगा। जब तक कि वो लेटर इशू नहीं होगा तब तक टीडीआर को रीयूज नहीं किया जा सकता है। वो लेटर जैसे ही रिलीज किया जाएगा वो टीडीआर यूजेबल हो जाएगा। किसके यूजेबल हो जाएगा? पार्टी के। यूजुअली बैंक्स क्या करती हैं उस टाइम पे, पार्टी का आउटस्टैंडिंग लोन घटा देती हैं, वो पैसा अपने पास रख लेती हैं उतना, फाइन। और क्या करना है भाई, गवर्नमेंट का काम है कि वो कैंप्स बनाए, उसकी इस स्कीम की एडवर्टीजमेंट के लिए काम करे, वर्कशॉप्स लगाए, एग्जीबिशंस लगाए, इन सब का अपना एक बजट है, बैंक रिव्यू कमेटी वगैरह, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करता हूँ आपके लिए एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो कि थोड़ी टेक्निकल है। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाते हैं इसके ऊपर हम आपका एक बहुत स्पेशल वीडियो फॉर्म कर देंगे, ठीक है। लेकिन हम आपको एक मोटा सा चीज़ बता देते हैं कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते टाइम पे किस तरीके से स्टार्टिंग की जाती है। तो सबसे पहला जो पेज होता है वो होता है आपके लिए कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट में वो सारी चीज़ें जो कि आपको इस बिजनेस को करने के लिए आवश्यक होंगी। वर्किंग कैपिटल का कंपोनेंट अलग और आपकी फिक्स एसेट्स का कंपोनेंट अलग, जैसे लैंड कॉस्ट हो गई, शेड कॉस्ट हो गई, इलेक्ट्रिकल आइटम्स हो गया, प्लांट मशीनरी हो गई, बिजली का डिपॉजिट हो गया। अच्छा, इन सबको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो अगर वो इजी हो, अदरवाइज आप एनेक्सर बना के भी लिख सकते हो, ठीक है। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, अगर आपकी एक मान के चलिए जैसे आपका जो रोटेशन पीरियड है वो 1 दिन का है, तो यूजुअली 1 दिन का जो खर्चा होगा वो आपकी वर्किंग कैपिटल, महीने भर का, अदरवाइज महीने भर का यूजुअली जो खर्चा होता है 1 महीने का, उसको हम लोग वर्किंग कैपिटल मान लेते हैं, ठीक है जी। ये सारे काम होते हैं। तो आपका जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो प्रोजेक्ट कॉस्ट 50 लाख रुपए का है, सपोज करिए 50 लाख रुपए का प्रोजेक्ट कॉस्ट है, उससे 5 लाख रुपए आपका ओन कंट्रीब्यूशन हो गया, जो कि 10% के हिसाब से मैंने ऊपर वाला इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में लिखा हुआ है। वर्किंग कैपिटल लोन 6 लाख रुपए का आपका हो गया, ठीक है, और बाकी का 39 लाख रुपए का आपका टर्म लोन हो गया, ओके। इसके बाद क्या हुआ,
ये जो ऊपर एनेक्सर्स मैंने इसमें लिखे हुए हैं इनको डिटेल में बताया कि शेड में हमारा कितना एरिया रहेगा, कितना स्क्वायर फीट एरिया रहेगा, उसको क्या रेट लगेगा, इलेक्ट्रिकल आइटम्स मैंने बताए हैं आपके लिए, प्लांट मशीनरीज वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको इलाबोरेट करनी होती हैं। अब आप एक चार्ट बना लो, उस चार्ट के अकॉर्डिंग आप बेसिक इन्फॉर्मेशन अपनी गैदर कर लो कि भाई क्या रॉ मटेरियल लगेगा, कितने घंटे मशीन चलेगी, और डाई कितने की लगेगी, बिजली कैसे चलेगी, कितने घंटे की शिफ्ट होगी, कितनी शिफ्ट होगी, कितने घंटे का लंच ब्रेक होगा, कितना हॉर्स पावर कंजम्पशन होगा पर आवर में, कॉमर्शियल कॉस्ट कितनी होगी, हमारा जो रॉ मटेरियल है उसका इनपुट प्राइस कितना होगा, हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, ये सारी चीज़ें आपको लगानी पड़ती हैं। साथ में आपकी एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट की, अनस्किल्ड स्किल्ड एम्प्लॉयड, वॉचमैन वगैरह आपके पास टोटल कितना क्या लगेगा, फाइन, उसकी क्या सैलरी होगी, ये भी आपको दिखाना होता है। फिर आप उसके अकॉर्डिंग अपना एक रॉ डेटा आपके सामने जो आ रहा है स्क्रीन के ऊपर इस तरीके से तैयार करते हो। सबसे पहली चीज़ बैलेंस शीट बनाने से पहले सबसे पहली चीज़ होती है क्या चीज़ कि आप तैयार करेंगे अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो मान के चलिए टोटल सेल है, उससे 65% सेल कैश होगी, 35% सेल क्रेडिट सेल होगी। तो इस तरीके से आपने पीछे जो आपने अपनी एक स्टैंडर्ड शीट बनाई उससे आके अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लिया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद में अपना कैश एंड बैंक बैलेंस वाला आपने बनाया, ठीक है, कि ओपनिंग में आपने कितना पैसा था आपके पास, टोटल आपने कितना पैसा लगाया, कितना बिक्री आई, तो कैश 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 का एडजस्ट करके डेटर क्रेडिटर का आपने ये सारी चीज़ें बनाई और ये आपने अपनी बैलेंस शीट बना ली। एक आपको बैलेंस शीट फाइनल करने के लिए डेप्रिसिएशन का शेड्यूल बनाना पड़ता है, वो अभी हम आपको बताएंगे कैसे कैसा दिखता है, वो कैसे बनाते हैं के लिए एकदम घबराइएगा नहीं। अगर आप बोलेंगे तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाते हैं उसके ऊपर एक बहुत डिटेल्ड वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगा। ये जो रेशियो एनालिसिस है, ये एक शीट बनानी पड़ती है जो बैंकर बताता है आपको ये फला फला रेशियो अपने को चाहिए है, तो इनका एक एवरेज रेशियो है, DSCR है, डेट इक्विटी रेशियो है, और TOL एडजस्टेड TNW का रेशियो है, क्विक रेशियो है, करंट रेशियो है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है और असेट कवरेज रेशियो है। ये सारे रेशियोज आपको अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट का हिस्सा बनाने पड़ते हैं। ये वो डेप्रिसिएशन शीट है जिसकी मैं बात कर रहा था कि आपने कितने की जो है कि यहाँ पे आपको पड़ी, आपका रेट टोटल कितना पड़ा और आपका जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो कितना है, उसके अकॉर्डिंग पहले साल में आपका कितना, दूसरे साल में आउटस्टैंड, ये सारा आपका डेप्रिसिएशन निकलता है। और ये नीचे हमने WDV एक फॉर्मूला है जिसके अकॉर्डिंग मैंने सेट कर रखा है। तो इस तरीके से आपकी एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है। आशा करते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और ये स्कीम भी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। स्कीम को बस इसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट में बहुत से प्रोफेशनल हो सकता है, कुछ अच्छे जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना जानते हैं वो लोग देख रहे हों, तो आपको एक चीज़ मैं बैलेंस शीट में और दिखा देता हूँ कि PMEGP को बैलेंस शीट में कैसे हैंडल करते हैं। देखिए PMEGP चूंकि आपकी ओन कंट्रीब्यूशन वाली हिस्सा है, मार्जिन मनी है, तो PMEGP सब्सिडी को आप सबसे पहले अपने जनरल या कैपिटल फंड में लाके खड़ा कर लोगे इस तरीके से, ठीक है, जो कि आप नहीं, क्योंकि वो आपकी एक आपके कैपिटल लिंक प्रोग्राम है तो वो आपके कैपिटल का हिस्सा होती है, तो इस तरीके से आपको इसका ट्रीटमेंट करना है। आशा करते हैं मैंने आपके सारे डाउट्स को क्लियर किया होगा। इसके अलावा अगर आपके पास कोई डाउट्स हैं तो आप मेरे से बात कर सकते हो व्हाट्सएप के माध्यम से इस नंबर के ऊपर 9335377770। आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में कोई भी समस्या हो आप मेरे से इस नंबर पे व्हाट्सएप के थ्रू बात कर सकते हैं। आशा करते हैं आप सब अपनी लाइफ में अगर अनएम्प्लॉयड हैं तो इस स्कीम का फ़ायदा लेके एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे अपने लिए और दूसरों के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड लक। थैंक यू।